एवरीवन, कैसे हो आप सभी गाइस। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में गाइस मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 11th के एनसीईआरटी। और क्लास 11th की एनसीईआरटी का गाइस ये आपका चैप्टर नंबर 13 रहेगा। ठीक है, तो क्लास 11th की एनसीईआरटी रहेगी और चैप्टर आपका कौन सा रहेगा, 13। और नाम क्या है चैप्टर का, महासागरीय जल। ठीक है, तो 13वां चैप्टर है महासागरीय जल। आज की इस वीडियो में आप पढ़ोगे महासागरीय जल के जो टेम्परेचर है, उसकी लवणता है, कैनियन क्या होते हैं, आपके गर्त क्या होते हैं, समुद्री पर्वत क्या होते हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल से समझोगे जो कि आपके महासागरों के अंदर ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो अर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो गाइस सबको पता है हमारी पृथ्वी एक सौर मंडल का एक प्लैनेट है। अभी अभी मैंने अपने चैनल पर लाइव क्लास भी ली थी प्लैनेट की, तो बच्चे काफ़ी जुड़े थे उस क्लास से और अच्छी क्लास थी गाइस। तो हमारे पृथ्वी के धरातल पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, पानी की अधिकता की वजह से। अब इसमें आता है एक जलीय चक्र, यानी क्या होता है, जल एक चक्रीय संसाधन है, यानी चक्रण होता रहता है, जहाँ से पानी उठा उसी से आगे बढ़ता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार पानी यूज़ किया तो उसका दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर पर पहुंचता रहता है। तो ये चक्र गाइस आपका चलता रहता है। ठीक है, जलीय चक्र हमारी पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या करते हैं, यानी जल का जो ट्रांसफ़र होता है ना, सिंपल भाषा में, उसकी व्याख्या करता है। जलीय चक्र करोड़ों वर्षों से कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार का जो जीवन है वो आपके जलीय चक्र पर ही निर्भर करता है। ठीक है, अगर ये जलीय चक्र ना हो तो बहुत सारी आपकी जो मौसम संबंधी एक्टिविटीज़ हैं वो रुक जाएंगी। वायु के बाद जो जल है वो पृथ्वी पर अस्तित्व के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वायु तो सबको सांस लेने के लिए चाहिए ही, उसके साथ साथ पानी भी चाहिए गाइस, बिना पानी तो जीवन संभव ही नहीं है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे एरियाज़ में आपकी पानी की मात्रा बहुत अधिक है और कईयों में कम मात्रा में है। तो अगर हम वायुमंडल में बात करें, जलमंडल में बात करें, तो पानी केवल आपके तरल रूप में नहीं है, गैस रूप में भी है, ठोस रूप में भी है और तरल रूप में भी है। और इनका संबंध सीधा सीधा महासागरों से, वायुमंडल, भूपृष्ठ, आद्य स्थल, जीवों के बीच जो पानी है उसके सतत आदान प्रदान से भी है। तो गाइस यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हो, कितनी सुंदर सी है ना, सुंदर सा डायग्राम है। यहाँ पर अगर हम बात करें पानी की तो देखो, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो ये है आपका समुद्री एरिया, ये है आपका महासागर। और इस महासागर से क्या हुआ, 84% वाष्पीकरण पानी का समुद्री एरिया से होता है। पानी का वाष्पीकरण हुआ, पानी ऊपर गया, ठीक है, संघनन हुआ, बादल बने और यहाँ से हवाओं के द्वारा पानी इधर आया। अब इधर आके तो यहाँ पर भी बादल बने, संघनन हुआ, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर भी आपकी बारिश हो गई, बारिश होकर यहाँ पर पानी फिर नालियों के रूप में, नदियों के रूप में जो बारिश का पानी वो बहने लग गया। और यहाँ पर भी आते आते कुछ हवाएं अपने साथ पानी को आगे मूवमेंट की ओर ले जाती है और आगे चलकर जब संघनन होता है तो 23% वर्षा यहाँ होती है, 16% यहाँ पर होती है। अगर वाष्पोत्सर्जन की बात करें 16% होती है। तो ये हवाओं का खेल होता है, वो अपने साथ पानी को ले जाती हैं, ठीक है, गर्म हवाएं। और इसके साथ साथ जैसे ही बारिश होती है तो कुछ पानी आपका मिट्टी के अंदर भी जाता है, जिसे हम कहते हैं भूमिगत अपवाह, यानी भूमि जल के रूप में, ग्राउंड वाटर के रूप में पृथ्वी के अंदर भी पानी का जो प्रवाह है वो चलता रहता है। ओके गाइस, तो इस तरीके से वाष्पीकरण हुआ, बादल बने, बादल ने फिर वर्षा की, फिर हमारी पृथ्वी पर पानी आया, कुछ धरती के नीचे चला गया, कुछ नदियों में, नालों में बहकर फिर समुद्र में पहुँच गया और समुद्र से फिर वाष्पोत्सर्जन हो गया। तो इस प्रकार आपका जो अगर हम बात करें ना तो जो जलीय चक्र है वो चलता रहता है। पृथ्वी पर जल का वितरण बात करें तो महासागर, हिमालय, हिमटोपी तो अलग अलग ग्राउंड वाटर के रूप में, लेक्स के रूप में, हमारी मिट्टी में नमी के रूप में है, वायुमंडल में है, नदी नालों में है, जैव मंडल में है। तो और उन सब से फिर आपका संघनन होता है, वर्षा होती है, तो ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी पर जितना भी पानी पाया जाता है वो महासागरों में उसका 71% पार्ट पाया जाता है। 71% महासागरों में। शेष जल ताजे जल के रूप में हिमानी यानी ग्लेशियर, हिमटोपी, आइस कैप जो होती हैं ग्लेशियर्स पे ही, भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर, लेक्स,
मिट्टी में नमी के रूप में, वायुमंडल में पानी है जलवाष्प के रूप में और अन्य चीज़ों में, सरिताओं यानी नदियों में और जीवों में भी आपका पानी की मात्रा पाई जाती है। तो धरातल पर गाइस जितना भी पानी गिरता है ना, उसका लगभग 59% भाग महासागर और अन्य स्थानों से वाष्पीसर्जन, ठीक है, वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में फिर से चला जाता है 59% भाग। और शेष भाग की हम बात करें तो वो आपका धरातल पर बहता है। कुछ भाग आपका भूमि में रिस जाता है यानी ज़मीन के नीचे चला जाता है मिट्टी में से, और कुछ भाग आपके ग्लेशियर्स का भी रूप ले लेता है। तो पृथ्वी पर नवीकरण योग्य जल निश्चित मात्रा में है, यानी ऐसा पानी जिसे हम बार बार यूज करें, तो ऐसे पानी की मात्रा पृथ्वी पर निश्चित मात्रा में है और मांग तेज़ी से बढ़ती जा रही है। स्थानिक और कालिक दोनों रूपों में हमारे यहाँ जल का संकट पैदा होता जा रहा है, और नदियों के जो पानी के प्रदूषण ने तो इस संकट को और अधिक काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है, क्योंकि नदियों का पानी जो कि आपका स्वच्छ माना जाता है, ग्लेशियर से आती है ना नदियाँ, इस वजह से तो उसमें भी आपकी काफ़ी देखी जाती हैं। अब तो इसको हम कैसे सुधारें, कैसे स्वच्छता लाएं हम पानी में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं महासागरीय आद्य स्थल का ऊंचावच, यानी महासागर की जो तली है वो आपकी बिल्कुल प्लेन एरिया नहीं है, कहीं से गड्ढे हैं, कहीं पर कुछ हैं, कहीं पर कुछ हैं, तो उन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो महासागर है कौन कौन से हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, 4 मेन ओशियन है ये आपके। सबसे छोटा आर्कटिक है, सबसे बड़ा प्रशांत है। ओके, इनमें ये अनेक समुद्र, इनमें क्या है, खाड़ियाँ हैं, गल्फ हैं, गल्फ खाड़ियाँ और अन्य निवेशिकाएं भी हैं, और ये सभी पार्ट्स किसके हैं, ओशंस के हैं। इनका प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है, यानी जो भाग हमें पढ़ना होता है वो महासागरीय अधस्तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। महासागरों के जल के नीचे की जो भूमि है ना गाइस, जिसे हम कहते हैं महासागर की तली, वो हमारी लैंड पर जो जितने भी लक्षण पाए जाते हैं उनकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा जटिल और विभिन्न प्रकार के ऊंचावच को दर्शाती है, लक्षणों को दर्शाती है। ठीक है, महासागरों की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सबसे गहरे गड्ढे हैं, सबसे बड़े मैदान हैं, और इन सब के कारण ही हमारी महासागरों की जो तली है गाइस वो बहुत ही उबड़ खब्बड़ है। महासागरों पर पाए जाने वाले जो लक्षण हैं ये किस वजह से हैं, यानी इतना उबड़ खबड़ एरिया किस वजह से हैं, विवर्तनिक, ठीक है, यानी जो आपके फोर्सेस है, ज्वालामुखी, भूकंप, निक्षेपण, इन सभी क्रियाओं की वजह से जो महासागरों की तली है वो प्लेन नहीं है, ठीक है, उसमें ऊंचावच है। अब इसमें अगर इसका महासागर की जो आद्यस्थल है यानी तली है उसको विभाजित किया जाए तो 4 मुख्य भागों में बांटा जाता है, जिनसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान और महासागरीय गंभीर। तो इस विभाजन के अतिरिक्त और भी कुछ छोटे छोटे लक्षण पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल महासागरों के अंदर कटके, पहाड़ियाँ, समुद्री टीले, निमग्न द्वीप, खाइयाँ और खंड, ठीक है, ये सभी चीज़ें भी आपके महासागरों की तली में ही पाई जाती हैं। अब गाइस हम एक एक चीज़ समझेंगे कि महाद्वीपीय सेल्फ क्या होता है, महाद्वीपीय ढाल क्या होते हैं। महाद्वीपीय सेल्फ को कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं इंग्लिश में, महाद्वीपीय ढाल को कॉन्टिनेंटल आपका स्लोप कहते हैं, गहरे समुद्री मैदान, प्लेन एरिया आ जाते हैं, डेप्थ, और महासागरीय गंभीर। तो सबसे पहले आता है महाद्वीपीय शेल्फ। क्या होता है महाद्वीपीय शेल्फ? तो प्रत्येक महाद्वीप का एक विस्तृत सीमांत एरिया होता है, ठीक है, यानी एक किनारे वाला एरिया जो अपेक्षाकृत उथले समुद्र और खाड़ियों से बिल्कुल घिरा हुआ रहता है। महासागर का सबसे उथला भाग होता है ये उथला, यानी सैलो एरिया, यानी ऊपर की ओर उथला सा पार्ट। इसकी औसत प्रवणता की बात करें तो 1 डिग्री या उससे भी कम होगा, ठीक है। तो जैसे देखो ये आपका कोस्टल एरिया है, यहाँ से आपका समुद्र है, तो बिल्कुल ये वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं महाद्वीपीय शेल्फ। ये अत्यंत तीव्र ढाल पर भी कई बार समाप्त होते हैं, और जब गाइस ये बहुत तीव्र ढाल पर समाप्त होते हैं तब इसे कहते हैं शेल्फ अवकाश। क्या कहते हैं? शेल्फ अवकाश, जब बिल्कुल तीव्र ढाल पर होते हैं। तो महाद्वीपीय शेल्फों की जो चौड़ाई होती है वो एक महासागर से दूसरे महासागर में बिल्कुल अलग होती है। महाद्वीपीय शेल्फों की औसत चौड़ाई की बात करें तो 80 किलोमीटर होती है, ठीक है। 1 डिग्री इनका ढाल होता है, बस 1 डिग्री, और इनकी चौड़ाई कितनी होती है? 80 किलोमीटर तक। कुछ किनारों के साथ तो ये शेल्फ नहीं होते और अत्यंत संकीर्ण होते हैं, मीन्स पतले होते हैं।
जैसे कि चिली के तट पर, चिली जो कि दक्षिण अमेरिका की एक कंट्री है उसके तट पर, सुमात्रा के पश्चिमी तट पर, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, ठीक है, उसके तट पर। इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में जो साइबेरियन शेल्फ है वो विश्व का सबसे बड़ा है। आर्कटिक महासागर जिसे हम उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं, तो साइबेरियन शेल्फ विश्व का सबसे बड़ा है जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर है। शेल्फ की गहराई भी अलग अलग होती है, कुछ क्षेत्रों में ये 30 मीटर और कुछ क्षेत्रों में ये 600 मीटर भी गहरी होती है, ठीक है। तो ये भी एरिया पर निर्भर करता है, कहीं पर इनकी गहराई 30 मीटर तक यानी कम ही गहरे और कहीं पर ये बहुत ज़्यादा गहरे हो जाते हैं, ठीक है, 600 मीटर तक। तो महाद्वीपीय शेल्फों पर आपकी जो अवसाद, क्योंकि देखो गाइस ये एरिया है, यहाँ से कोई नदी आएगी समुद्र में तो अपने साथ वो सेडिमेंट लेके आएगी अवसाद, और उन सभी अवसादों को वो किनारे पर ही जमा करती चली जाती है। तो ये जो शेल्फ है ये भी काफ़ी प्रभावित होते हैं अवसादों से। तो ये अवसाद क्या करते हैं, अभी अगर हम देखें तो ये जो अवसाद होते हैं भूमि से नदियाँ, हिम नदी और पवन द्वारा लाए जाते हैं। तो जो नदियाँ बहती है वो लाती है अपने साथ सेडिमेंट, ग्लेशियर्स लाते हैं, पवनें लाती हैं, समुद्री तरंगे और धाराओं के द्वारा इन अवसादों को फैला दिया जाता है, ठीक है। समुद्री तरंगे जो होती है करंट वेव, तो उनके द्वारा फैला लिया जाता है। तो महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे टाइम तक ये जो अवसाद हैं वो जीवाश्म ईंधनों के स्रोत बन जाते हैं। अगर लंबे टाइम तक ये रुक जाए ना तो जीवाश्म ईंधन के स्रोत बन जाते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको कुछ समझ आए तो देखो, ये बिल्कुल ऊपर वाला किनारा मैंने आपको पहले ही बताया था, इसे कहते हैं महाद्वीपीय शेल्फ, बिल्कुल ऊपर वाला ये वाला, ठीक है, महाद्वीपीय शेल्फ, ये हमारी क्रस्ट। उसके अलावा ये आपका बिल्कुल गहरा गड्ढा, महासागरों का बिल्कुल गहरा गड्ढा, ये महाद्वीपीय ढाल, ये है आपका ढाल जो अगला हम इसके पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा गाइस यहाँ पर देख सकते हो इस मैप में, इसमें तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है महाद्वीपीय ढाल, यानी सेल्फ से आगे वाला भाग होता है ये जो महाद्वीपीय ढाल होता है ना गाइस, ये आपके महासागरीय बेसिन यानी नीचे वाला एरिया, ठीक है, और महाद्वीपीय शेल्फ, इन दोनों के बीच में होता है महाद्वीपीय ढाल। ऊपर आपका महाद्वीपीय शेल्फ और नीचे आपका बेसिन, तो ये जो बीच वाला एरिया होता है इसे कहते हैं महाद्वीपीय ढाल, ठीक है, ये बीच वाला। अगर इसमें बात करें तो इस ढाल वाले प्रदेशों की जो प्रवणता होती है 2 से 5 डिग्री के बीच होता है ढाल, ये एग्जाम में पूछा जाता है। महाद्वीपीय ढाल का जो ढाल होता है गाइस वो 2 से 5 डिग्री के बीच होता है। ढाल वाले प्रदेश की जो गहराई होगी वो 200 मीटर और 3000 मीटर के बीच होती है। ढाल के किनारे की बात करें तो महाद्वीपों की समाप्ति को इंगित करता है। ढाल का जो किनारा वाला पार्ट होता है वो महाद्वीपों की समाप्ति को इंगित करता है, यानी वहाँ पर आपके कॉन्टिनेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और ओशियन शुरू हो जाते हैं, और इसी एरिया में आपके कैनियंस और गहरी खाइयाँ भी दिखाई देते हैं। कैनियन आपकी आई शेप की जो गहरी खाइयाँ होती है ना उन्हें कैनियन बोलते हैं, आई शेप की, ठीक है, कैनियन और बिल्कुल गहरी खाइयाँ भी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आता है गंभीर सागरीय मैदान। इनकी बात करें ना गाइस तो ये महासागरीय बेसिन के बिल्कुल मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। बिल्कुल इनका जो मंद यानी बिल्कुल कम ढाल होगा, इस तरीके से मंद ढाल। विश्व के सबसे चिकने और सबसे सपाट पार्ट हैं ये मैदान तो उसे ही कहते हैं जिसका ढाल कम हो, प्लेन एरिया, समतल एरिया। तो इनकी जो गहराई होती है वो 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। ये मैदान आपके महीन कणों वाले अवसादों जैसे मिट्टी और गाद से बिल्कुल ढके हुए रहते हैं। तो समुद्र के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में उत्तरी भारत का विशाल मैदान, ठीक है, तो उसी तरह समुद्रों में गंभीर सागरीय मैदान सेम है, दोनों मिट्टी से बने होते हैं, गाद से बने होते हैं। नेक्स्ट आता है गाइस महासागरीय गर्त। अब ये क्या होते हैं महासागरीय गर्त यानी गड्ढे। तो ये बिल्कुल महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं इनमें। और अगर हम बात करें तो ये अपेक्षाकृत 3 से 5 किलोमीटर तक भी गहरे होते हैं। महाद्वीपीय ढाल के आधार और द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं। जैसे ये आपका महाद्वीपीय ढाल है, ये वाला ढलान एरिया, तो इनके पास ऐसे इस तरीके से ट्रेंच के रूप में कोई अंदर गहरी खाई चलेगी, तो इस तरीके के जो गर्त होते हैं उन्हें कहते हैं महासागरीय गर्त, ठीक है। उसके अलावा तो ये इसी प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपके सक्रिय जो वोल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, और बहुत तेज़ी से चलने वाले जो भूकंप होते हैं उनसे ये संबंधित होते हैं। यही कारण है कि ये प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक लगभग 57 जो गर्त हैं महासागरीय उनको खोजा जा चुका है, जिसमें से आपके 32 केवल प्रशांत महासागर में, यानी सबसे ज़्यादा गहरी खाइयाँ कहाँ पर हैं, पैसिफिक ओशियन में है। सेकंड नंबर पर अटलांटिक ओशियन आएगा गाइस,
19 एंड हिंद महासागर में 6 है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गड्ढा है मेरियाना ट्रेंच, ठीक है, 11,033 मीटर। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गड्ढा है प्यूर्टो रिको, और हिंद महासागर का सबसे गहरा खड्डा है सुंडागढ़। ओके, तो ये तीनों भी आपको याद रखने पड़ेंगे, यहाँ पर मेंशन नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ छोटी मोटी आकृतियाँ पाई जाती हैं महासागरों में, जैसे फॉर एग्जांपल मध्य महासागरीय कटक, ठीक है, मध्य महासागरीय कटक, इसके बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। तो ये क्या होती है, ये एक ऐसी कटक होती है जो पर्वत को 2 श्रृंखलाओं से बना होता है और एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किए गए होते हैं। इनकी ऊंचाई 2500 मीटर तक हो सकती है और कुछ समुद्र की सतह तक भी ये पहुंच जाते हैं। उदाहरण आइसलैंड और मध्य अटलांटिक जो कटक है वो इसी का ही पार्ट है। मध्य अटलांटिक कटक संसार की सबसे लंबी कटक है गाइस, अटलांटिक महासागर में पड़ती है, जिसे हिंदी में अंध महासागर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है समुद्री टीला। तो ये समुद्री टीला से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्या ये नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत होता है जो समुद्र की तली से ऊपर की ओर उठा होता है, ठीक है। एक नुकीले ऊपर वाला पार्ट नुकीला होता है और महासागर की सतह तक ये नहीं पहुंच पाता। समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा पैदा होते हैं और ये 3000 से 4500 मीटर भी ऊंचे हो सकते हैं। एम्पेरर समुद्री टीला ये प्रशांत महासागर में, जो प्रशांत महासागर के हवाई आइलैंड है, यूएसए का पार्ट है ये हवाई आइलैंड, यूएसए का स्टेट है हवाई आइलैंड, ठीक है। तो एम्पेरर जो समुद्री टीला है ये पड़ता है पैसिफिक ओशियन में, ये इसका एक अच्छा उदाहरण है समुद्री टीले का। नेक्स्ट आता है सबसे सपाट जलमग्न कैनियन। ये बिल्कुल गहरी खाइयाँ होती हैं और जिनमें से कुछ की तुलना कोलोरेडो नदी की जो ग्रैंड कैनियन है उनसे की जाती है। सबसे बड़ा कैनियन होता है ग्रैंड कैनियन, कोलोरेडो नदी के द्वारा बनाया गया ग्रैंड कैनियन। तो ये इतनी गहरे गहरे होते हैं गाइस, तो इस ग्रैंड कैनियन से इनकी तुलना की जाती है। कई बार ये बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर फैलकर महाद्वीपीय शेल्फ और ढालों को आर पार काटते हुए भी नजर आते हैं। जैसे हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन है। हडसन कैनियन जो कि नॉर्थ अमेरिका के पास है, हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नीमगन द्वीप, यानी जो द्वीप जो आइलैंड समुद्र में डूब गए हैं। तो इसमें क्या रहेगा, तो ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले होते हैं और इन चपटे शिखर वाले जो जलमग्न पर्वतों के बनने की जो अवस्थाएं भी होती हैं ना, वो अवतलन के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होती हैं। अकेले अगर पैसिफिक ओशियन में बात करें तो 10,000 से अधिक समुद्री टीले और आपके नीमगन द्वीप उपस्थित हैं, ठीक है। पैसिफिक ओशियन में 10,000 से अधिक समुद्री टीले हैं और नीमगन आइलैंड उपस्थित हैं। नेक्स्ट आते हैं परवाल द्वीप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोरल रीफ। ये गाइस आपके पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय महासागरों में। परवाल भीतियों से युक्त ये निम्न आकार के द्वीप हैं और गहरे अवनमन को चारों ओर से बिल्कुल घेरे हुए रहते हैं। समुद्र के अनुप यानी एक इस प्रकार का समुद्री पानी जब किसी गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है और चारों ओर से समुद्र से बिल्कुल अलग हो जाता है, तो इस प्रकार की एक लेक बन जाती है जिसे अनुप झील कहते हैं। ओके गाइस, तो ये इसे लवणीय झील भी कहते हैं। तो कभी कभी ये साफ, खारे या बहुत अधिक पानी को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। तो इस तरीके के ये पानी वाले एरिया के चारों ओर जीवों की एक संख्या इकट्ठी हो जाती है जिसे परवाल द्वीप कहते हैं। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना। तो गाइस अभी इस चैप्टर में आपकी छोटी छोटी आपने सारी चीज़ें समझ ली हैं, बट इन छोटी छोटी चीज़ों से एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी महासागरीय जल का टेम्परेचर, तापमान और लवणता भी रहता है, तो इसको मैं आप इसी चैप्टर के पार्ट 2 में करवाऊंगी, ठीक है। तो पढ़ना इस वीडियो को अच्छी तरीके से, और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 था। मैंने आपको 12 चैप्टर क्लास 11th के एनसीईआरटी के पहले कंप्लीट करा दिए हैं। तो गाइस मैक्सिमम स्टूडेंट, अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना अपने एजुकेशन ग्रुप में, और उसके साथ साथ मेरे साथ लाइव सेशन में भी जुड़ा करो। रोज़ रात 9 बजे मेरे चैनल पर लाइव सेशन होता है जिसमें ज्योग्राफी का एक टॉपिक आपको पूरा डिटेल से और डीपली स्टडी करवाया जाता है। तो लाइव रहते हैं हम रोज़ रात को 9 बजे और ज्योग्राफी पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास समय है तो ज़रूर जुड़िएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।